द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक गहन हिंदी सारांश। प्रस्तावना। पैसा तकनीक नहीं, व्यवहार है। मॉर्गन हाउसल की यह किताब शुरू करते ही एक मजबूत तर्क देती है। पैसे के साथ हमारा व्यवहार हमारे तार्किक दिमाग से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों, हमारी भावनाओं और हमारे आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति जो गरीबी में पला बड़ा है, वह हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखेगा, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों न हो जाए। एक व्यक्ति जिसके माता पिता ने स्टॉक मार्केट में सब कुछ खो दिया था, वह शेयर बाजार में निवेश करने से हमेशा डरेगा, भले ही तार्किक रूप से यह एक अच्छा निर्णय क्यों न हो। मुख्य संदेश। पैसे से जुड़े निर्णय लेते समय आपका अनुभव आपके ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है। इसलिए दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को सिर्फ उनके परिणाम से नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल बैकग्राउंड और साइकोलॉजी से समझना चाहिए। भाग 1, भाग्य और जोखिम, लक और रिस्क। हाउसल कहते हैं कि हर फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे भाग्य, लक का हाथ होता है, और हर फेलियर के पीछे जोखिम, रिस्क का। हम अक्सर सफल लोगों की कहानियों में केवल उनकी मेहनत और बुद्धिमानी देखते हैं, लेकिन उनके भाग्य को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण। बिल गेट्स निश्चित रूप से एक मेहनती और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी सफलता में एक बहुत बड़ा रोल लक का भी था। उन्हें एक ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां कंप्यूटर था, जो उस जमाने में एक दुर्लभ चीज थी। अगर वह मौका न मिलता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी न बन पाती। निवेश में भाग्य। स्टॉक मार्केट में कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए करोड़पति बन जाता है क्योंकि उसने सही समय पर सही शेयर में निवेश कर दिया। हो सकता है कि यह उसकी गहरी रिसर्च का नतीजा न हो, बल्कि सिर्फ भाग्य हो। सीख। दूसरों की सफलता से बेवजह अपनी तुलना न करें। आप नहीं जानते कि उनके पीछे कितना भाग्य रहा है। अपनी योजनाओं में हमेशा रिस्क, जोखिम के लिए जगह छोड़ें। कोई भी निर्णय 100% सही नहीं होता। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे कोविड, सब कुछ बदल सकता है। भाग 2, पर्याप्त कभी नहीं होता, नेवर इनफ। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है, अपने पड़ोसी से आगे निकलने की दौड़। हाउसल कहते हैं कि जब पैसे की बात आती है, तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पर्याप्त क्या है। एक व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वह 10 करोड़ चाहता है। 10 करोड़ होने के बाद वह 20 करोड़ चाहता है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इस दौड़ का सबसे बुरा परिणाम ये होता है कि लोग उन चीजों को रिस्क पर लगा देते हैं जो उनके पास पहले से है, जैसे सेहत, रिश्ते, शांति, उन चीजों के लिए जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं है। सीख। सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्किल ये पहचानना है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, तो आप उस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और जीवन की असली खुशियों का आनंद ले पाते हैं। भारतीय उदाहरण। एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास एक छोटा सा घर है, एक अच्छी कार है और बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे हैं, उसके पास वास्तव में पर्याप्त है। लेकिन अगर वह अपने पड़ोसी के बड़े बंगले और महंगी गाड़ी को देखकर दुखी रहने लगे, तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। भाग 3, समय का जादू, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। हाउसल कहते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग है, लेकिन लोग इसे इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि यह बहुत धीमा काम करता है। वॉरेन बफे का उदाहरण। वॉरेन बफे की 84.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति का 81.5 बिलियन डॉलर उनके 50 साल की उम्र के बाद बना, यानी उनकी संपत्ति का 96% हिस्सा उनके जीवन के आखिरी दशकों में बना। ये कंपाउंडिंग का चमत्कार है। निवेश की सबसे बड़ी ताकत। निवेश की दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है समय। एक छोटी सी रकम लंबे समय तक निवेश करके आप एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। सीख। निवेश में गेट रिच क्विक स्कीम्स से दूर रहें। असली धन कंपाउंडिंग से बनता है, जिसके लिए धैर्य चाहिए। निवेश की शुरुआत जल्दी कर दें। 25 साल की उम्र में शुरू किया गया निवेश 35 साल की उम्र में शुरू किए गए निवेश से कई गुना ज्यादा होगा, भले ही रकम कम ही क्यों न हो। भारतीय उदाहरण। मान लीजिए 25 साल का एक युवा हर महीने 5,000 रुपये का सीप 12% के एनुअल रिटर्न पर शुरू करता है। 60 साल की उम्र तक उसके पास 5.6 करोड़ रुपये हो जाएंगे।
लेकिन अगर वह 35 साल की उम्र में शुरू करेगा तो उसके पास सिर्फ 1.6 करोड़ रुपये होंगे। 10 साल की देरी की कीमत 4 करोड़ रुपये है। भाग 4, स्वतंत्रता पाना। गेटिंग वेल्थी vs स्टेइंग वेल्थी। हौसल एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। पैसे से जुड़े दो अलग अलग स्किल्स हैं। अमीर बनना, गेटिंग वेल्थी, इसमें रिस्क लेना, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म और कड़ी मेहनत शामिल है। अमीर बने रहना, स्टेइंग वेल्थी, इसमें ह्यूमिलिटी, फियर, फ्रूगैलिटी, मितव्ययिता और रिस्क मैनेजमेंट शामिल है। जो लोग अमीर बन जाते हैं वे अक्सर दिखावे और रिस्क लेते रहने की वजह से अपना सब कुछ गंवा देते हैं। असली फाइनेंशियल सक्सेस तब है जब आप न केवल अमीर बने बल्कि लंबे समय तक अमीर बने रहें। सीख, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आपको लगातार यह सोचना चाहिए कि क्या गलत हो सकता है और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है इमरजेंसी फंड बनाना, डाइवर्सिफिकेशन करना और दिखावे के खर्चों से बचना। भाग 5, अपनी कहानी गढ़ना। द मैन इन द कार पैराडॉक्स, एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जब आप एक शानदार कार में बैठे व्यक्ति को देखते हैं तो आप सोचते हैं, काश मेरे पास भी यह कार होती, लोग मेरी इज्जत करते। लेकिन सच्चाई ये है कि उस कार का मालिक यह नहीं सोच रहा होता कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। वह सोच रहा होता है, क्या ये लोग मेरी कार को देख रहे हैं? क्या मैं इन्हें इम्प्रेस कर पा रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। सीख, हम दूसरों की मटेरियल पोजेशंस देखकर उनके बारे में असम्पशंस लगाते हैं, लेकिन असल में वे व्यक्ति भी हमारी तरह ही असुरक्षित और शंकाओं से भरे होते हैं। किसी प्रोडक्ट को खरीदने का सबसे बुरा कारण ये है कि दूसरे लोग आपको उसके कारण पसंद करेंगे। असली रिस्पेक्ट आपके कैरेक्टर, आपकी दयालुता और आपके ज्ञान से मिलती है, आपकी कार से नहीं। भाग 6, स्वतंत्रता का मूल्य। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। हाउसल के लिए पैसा कमाने का सबसे बड़ा उद्देश्य कार, घर या विलासिता की चीजें खरीदना नहीं है। पैसे की सबसे बड़ी खूबसूरती है आजादी। आजादी का मतलब है सुबह उठकर ये तय करने की आजादी कि आप आज क्या करना चाहते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताने की आजादी जिन्हें आप प्यार करते हैं। उस काम को करने की आजादी जो आपको पसंद है, चाहे उससे कम पैसा ही क्यों न मिले। समय की कीमत, आप अपना समय किसी और के लिए काम करके बेचते हैं। जितनी जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं उतनी ही जल्दी आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। सीख, अपने निवेश और बचत का लक्ष्य केवल संख्याओं जैसे 1 करोड़, 5 करोड़ को पाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य ये तय करना होना चाहिए कि मेरे पास आजादी के लिए कितने पैसे चाहिए और फिर उस पर काम करें। भाग 7, बचत का महत्व। सेव, जस्ट सेव। हाउसल का मानना है कि निवेश से भी ज्यादा जरूरी है बचत, सेविंग। आपको यह नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए बचत ही वह सेफ्टी नेट है जो आपको किसी भी आर्थिक मुसीबत से बचा सकती है। बचत का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, इसका मतलब है भविष्य में अपने विकल्पों को बढ़ाना। जितनी ज्यादा बचत होगी, आपके पास करियर चेंज करने, बिजनेस शुरू करने या किसी इमरजेंसी से निपटने के उतने ही ज्यादा विकल्प होंगे। सीख, अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाने की आदत डालें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, आप हमेशा कुछ न कुछ बचा सकते हैं। भाग 8, स्वभाव का महत्व। द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। मनोवैज्ञानिक रूप से नेगेटिव न्यूज और प्रेडिक्शंस हमें ज्यादा आकर्षित करते हैं। मीडिया हमेशा डरावनी खबरें दिखाता है क्योंकि उसे पता है कि वही ज्यादा लोग देखेंगे। निवेश में निराशावाद। स्टॉक मार्केट में अक्सर निराशावादी लोग ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। वे हमेशा क्रैश की भविष्यवाणी करते रहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक लोग अक्सर नाइव लगते हैं। लेकिन इतिहास क्या कहता है? लंबे समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर की ओर बढ़े हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ह्यूमंस उन्हें सॉल्व करना सीख जाते हैं। सीख, भविष्य के बारे में ऑप्टिमिस्टिक बने रहना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज है। इसका मतलब यह नहीं कि रिस्क को नजरअंदाज करें, बल्कि यह कि लंबे समय के लिए निवेश करने का विश्वास रखें। भाग 9, अपनी गाड़ी चलाना। यू और मी, हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होती है। इसलिए किसी और की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करना खतरनाक हो सकता है।
अगर आपका दोस्त बिटकॉइन में निवेश करके अमीर बन गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी वही करें। अगर कोई इन्फ्लुएंसर 90% अपनी इनकम निवेश में लगाने की सलाह दे रहा है, लेकिन आपके पास बच्चों की फीस और होम लोन की ईएमआई है, तो वह स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। सीख, अपने लिए एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाएं जो आपकी जरूरतों, आपके लक्ष्यों और आपके स्वभाव के अनुकूल हो, दूसरों के निर्णयों से प्रभावित न हो। भाग 10, सब कुछ बदल जाता है। एवरीथिंग हैज अ प्राइस। हाउसल का एक और शक्तिशाली सिद्धांत, फाइनेंशियल सक्सेस की एक कीमत होती है, और वह कीमत जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे में हो। स्टॉक मार्केट की कीमत है वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सामना करना। जो लोग ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं, वे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स नहीं पा सकते। एंटरप्रेन्योरशिप की कीमत है स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी और लॉन्ग आवर्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कीमत है फ्रूगैलिटी, कंजूसी नहीं, मितव्ययिता, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तुरंत की खुशी को टालना। सीख, कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाने से पहले उसकी छुपी हुई कीमत को समझें। अगर आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं, तभी आगे बढ़ें। निष्कर्ष, पैसे का मनोविज्ञान, अंतिम सबक। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये याद दिलाती है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, जिसका उद्देश्य हमें एक सुरक्षित, खुशहाल और आज़ाद जीवन देना है। वारेन बफे की 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह 50 साल की उम्र तक दुखी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन वही काम करके गुजारा जो उन्हें पसंद था। असली फाइनेंशियल विजडम ये है कि आप आज भी खुश रहना सीखें, भले ही आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जीवन अनिश्चित है और कल की कोई गारंटी नहीं है। अंतिम सारांश, भाग्य और जोखिम को समझें, पर्याप्त को परिभाषित करें, कंपाउंडिंग के जादू को काम करने दें। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी अमीर बने रहना है। दिखावे के लिए पैसा खर्च न करें, आज़ादी को सबसे बड़ी संपत्ति मानें। बचत करें, बस बचत करें, लंबे समय में आशावादी बने रहें। अपनी ही फाइनेंशियल यात्रा पर ध्यान दें। हर फाइनेंशियल सक्सेस की एक कीमत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये गहरा सारांश उपयोगी लगा हो और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी शानदार किताबों के सारांश हिंदी में लाते रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही घंटी बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से तुरंत अपडेट रह सकें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।